दोस्तों, आज से तकरीबन 9 साल पहले साल 2016 के अंत में जब मेरी उम्र 19 साल रही होगी, मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इंडिया से बाहर पहली बार अकेले किसी बहाने से घूमने जाऊंगा। अब किसी तरह से बड़ी मेहनत के साथ मैं ऑनलाइन यूरोप के एक देश रोमेनिया के एक शहर क्लूज नपोका में एक इंटर्नशिप तलाशता हूँ जिसमें मेरा रहना बिल्कुल मुफ्त होने वाला था और मुझे सिर्फ फ्लाइट्स के पैसे देने थे। फाइनली मैं उस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता हूँ, शॉर्टलिस्ट भी हो जाता हूँ, सेलेक्ट भी हो जाता हूँ। अब बड़ी एक्साइटमेंट के साथ यही खबर मैं अपने घर वालों को देता हूँ और उन्हें समझाता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ मेरे फ्लाइट के पैसे देने होंगे और मैं इस 6 हफ्ते की इंटर्नशिप के लिए इस बहाने यूरोप जा सकूंगा, रोमेनिया देश जा सकूंगा जहां पे मेरा रहना बिल्कुल मुफ्त होगा। किसी तरह से मैं अपने घर वालों को भी कन्विंस कर लेता हूं और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अब वक्त आता है रोमेनिया देश का वीजा अप्लाई करने का। तो मैं उनकी वेबसाइट पे जाता हूं और उनके वीजा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो जानने की कोशिश करता हूं। मैं उनकी दिल्ली में सिचुएटेड एम्बेसी को काफी कॉल्स करता हूं, ईमेल्स लिखता हूं, पर कोई भी जवाब नहीं आता है। फाइनली मुझे रोमेनिया देश से जो इन्विटेशन लेटर मिला था मेरी इंटर्नशिप का, वो लेके, अपना पासपोर्ट लेके और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके 5 जनवरी साल 2017 को दिल्ली में सिचुएटेड रोमेनिया की एम्बेसी पहुंचता हूं। अब रोमेनिया देश में मेरी इंटर्नशिप जनवरी में ही शुरू होने वाली थी और जब मैं एम्बेसी पहुंचता हूं तो एक रोमेनियन जनाब हाथ में सिगरेट लेके मुझे घूरते हैं और जब मैं बोलता हूं कि मैं वीजा अप्लाई करने आया हूं तो मुझे बोलते हैं कल आना और चुपचाप एम्बेसी से बाहर निकल जाते हैं और अपनी सिगरेट पीने लगते हैं। बड़ा निराश हो गए मैं वापस घर लौट जाता हूं और 6 जनवरी साल 2017 को मैं एम्बेसी में दोबारा लौटता हूं और उन्हें बताता हूं कि मुझे वीजा अप्लाई करना है और प्लीज मेरी वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर लीजिए या अगर कोई और डॉक्यूमेंट है तो मुझे वो बता दीजिए। पूरी एम्बेसी में मेरे अलावा मुझे कोई भी और एप्लीकेंट नहीं दिखा था और वो ही जनाब वैसे ही सिगरेट हाथ में लेके मुझे बोलते हैं कि अपनी कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट लेकर वापस कल आना। अब मैं एम्बेसी से वापस लौटता हूं और घर वालों को बोलता हूं कि मुझे फ्लाइट टिकट अर्जेंटली करानी होगी। किसी तरह उस समय $750 की मैं फ्लाइट टिकट कराता हूं दिल्ली से रोमेनिया और वापस मेरी इंटर्नशिप के बाद रोमेनिया से दिल्ली की और अपनी फ्लाइट टिकट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अगले दिन एक बार फिर से मैं उस एम्बेसी पहुंचता हूं। जब एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाता हूं तो वही जनाब मुझे बोलते कि हर चीज की 2 कॉपी करवा के दोबारा लौट के आओ। मैं बाहर जाके फोटोकॉपीज की दुकान ढूंढता हूं और किसी तरह कहीं से वो 2 कॉपीज भी करा लेता हूं और 2 कॉपीज एक्स्ट्रा करा के जब मैं वापस दिल्ली में सिचुएटेड रोमेनिया की इस एम्बेसी में पहुंचता हूं वही जनाब हमेशा की तरह हाथ में सिगरेट लेके मेरी एप्लीकेशन लेने से दोबारा इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारे तो अब टाइम्स खत्म हो गए वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने के। जबकि मैं एम्बेसी के बाहर लिखे उसके वर्किंग आवर्स के दौरान ही एक्स्ट्रा कॉपीज लेकर भी लौटकर वापस आ गया था, पर वो जनाब पता नहीं किस खुंदक में मेरा पासपोर्ट और मेरी एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार नहीं थे। मेरी जो दिल्ली से फ्लाइट थी वो 19 जनवरी को उड़ने वाली थी। अब अगले हफ्ते जो डे उन्होंने मुझे बताया था उसी डे को सुबह सुबह अपनी वीजा एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स की एक्स्ट्रा कॉपीज और पासपोर्ट लेके मैं एम्बेसी पहुंच जाता हूं और अब की बारी फाइनली वो जनाब मेरा पासपोर्ट और मेरी वीजा एप्लीकेशन किसी तरह सबमिट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि मेरी इंटर्नशिप जल्दी शुरू होने वाली थी और मेरी फ्लाइट भी जल्दी ही उड़ने वाली थी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो मेरा वीजा थोड़ा टाइमली प्रोसेस कर दे तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। 13, 14, 15 और 16 तारीख को फाइनली मुझे एक ईमेल रिसीव होती है कि रोमेनिया की एम्बेसी आके आप प्लीज अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। जब मैं 16 जनवरी साल 2017 को रोमेनिया की एम्बेसी पहुंचता हूं और अपना पासपोर्ट उठाता हूं तो उसके साथ में मुझे एक रिजेक्शन का फॉर्म दिया जाता है। जी हां, जिंदगी का पहला बड़ा रिजेक्शन। आज इतनी दुनिया घूमने के बाद, काफी वीजाज में प्रॉब्लम्स आने के बाद, कुछ रिजेक्शंस होने के बाद भी ये चीज कोई बड़ी नहीं लगती। लेकिन इमेजिन करो एक 19 साल का बच्चा जिसने अपने बलबूते पे सारी चीजें ढूंढी, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करी, अकेले बिना किसी एजेंट के या किसी और इन्फॉर्मेशन के वीजा अप्लाई करा और सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम और एम्बेसी के चक्कर खुद काटे इस एक्साइटमेंट में कि मैं इस इंटर्नशिप के लिए बाहर घूमने जाऊंगा और फाइनली बिना किसी रीजन के वो फॉर्म देके मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं ठीक से अपने हाथों में मेरा पासपोर्ट संभाल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैं उन्हीं जनाब से सवाल करता हूं कि इस रिजेक्शन के पीछे कारण क्या है, क्या कोई और चीज है जो मैं आपको दे सकूं, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट्स, मेरे घर वालों की बैंक स्टेटमेंट्स, इन्विटेशन लेटर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम कंप्लीट। पर वो गुस्से से मुझे कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारे जवाब देने के लिए नहीं बैठा और अगर तुम्हें रीजन जानना ही है तो ईमेल लिखना। वो मुझे वहां से दफा होने के लिए बोलते हैं। लाचार होकर मैं एम्बेसी से बाहर निकलता हूं और घर लौटकर क्योंकि मेरे पास अब करने के लिए कुछ नहीं था, मैं हर तरह के हाथ पैर मारता हूं, एम्बेसी को तरह तरह की ईमेल्स लिखता हूं सिर्फ ये जानने के लिए कि रिजेक्ट करने का पीछे का रीजन क्या था। लेकिन किसी भी ईमेल का एम्बेसी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है और अब जाके फाइनली 19 जनवरी साल 2017 को दिल्ली से रोमेनिया जाने वाली वो फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से मेरे बिना ही टेक ऑफ कर लेती है और मेरे घर वालों के पैसे, मेरी सारी मेहनत और सारे एफर्ट्स बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। और ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस झेलने के बाद मैंने खुद से 2 वादे करे।
पहला वादा तो ये कि मैं जिंदगी में कभी भी रोमानिया देश की एम्बेसी में नहीं जाऊंगा और ना ही कभी इस देश रोमानिया का वीजा अप्लाई करूंगा। और दूसरा वादा ये कि रोमानिया देश का जो शहर था क्लूज नपोका, जिधर मैं इस इंटर्नशिप के लिए जाने वाला था, जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे किसी ना किसी तरह कभी ना कभी मैं इस शहर क्लूज नपोका में घूमने जरूर जाऊंगा। और इसी के साथ आज की वीडियो में मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फ्रॉम द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ रोमानिया, क्लूज नपोका। अब दोस्तों क्लूज नपोका है मुझे काफी दिन हो चुके हैं। संडे को मैंने बुडापेस्ट से हंगरी से बस ली थी और यहाँ क्लूज नपोका पहुंचा था। आज फ्राइडे का दिन है और जैसा कि मुझे पसंद है काफी दिन शहर में बिताना, शहर के कल्चर को एब्जॉर्ब करना, हर वक्त मुझे वीडियो बनाना पसंद नहीं है, तो पिछले 5 दिनों से मैं इसी ओल्ड टाउन के आसपास घूम रहा था, रह रहा था क्लूज नपोका में। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, अलग अलग एयरबीएनबी में रुका, अलग अलग सड़कों पे, मेरे अपार्टमेंट्स के अंदर के कुछ नजारे, अपार्टमेंट की खिड़की से खूबसूरत इस शहर के ओल्ड टाउन के नजारे। और इसी तरह आज भी मैं एक ऐसे ही अपार्टमेंट से अभी वापस लौटकर इनके ओल्ड टाउन में आऊं। और मैंने काफी ओल्ड टाउन्स घूमे हैं, काफी शहर घूमे हैं। यूरोप में हर जगह आपको सिमिलर से थोड़े थोड़े ऐसे ओल्ड टाउन्स देखने को ही मिलेंगे, लेकिन सच बताऊं तो आज तक का जो मेरा फेवरेट ओल्ड टाउन है वो क्लूज नपोका, इसी शहर का ओल्ड टाउन मुझे सबसे खूबसूरत और बढ़िया लगा। हो सकता है कुछ समय बाद मेरा ओपिनियन चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी तक मैंने जितना देखा, अभी तक मैं इस शहर में जितना रहा, इनका आर्किटेक्चर, इनके लोग, इनकी बिल्डिंग्स, इधर की शांति, इधर की सेफ्टी, हर चीज मुझे जबरदस्त लगी। हालांकि काफी छोटा है, सिर्फ ये जो यूनियन स्क्वायर है इधर के आसपास का इलाका ही है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है इनका ओल्ड टाउन, जिसके बारे में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन क्या खूबसूरत बिल्डिंग्स, क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर। हर रोज मैं आता हूं, किसी दिन मौसम सनी है, किसी दिन बारिश हो रही है और इन्हीं सड़कों पे घूमता हूं, लेकिन इधर से अभी तक मेरा मन नहीं भरा। क्लूज नपोका एक तरह से एक स्टूडेंट सिटी है, तरह तरह के शहरों से, देशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और मोस्टली लोग आपको यहाँ तो काफी बड़ी उम्र के दिखेंगे या फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के बच्चे देखने को मिलेंगे। और आज की वीडियो में अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं रोमानिया देश की सेकंड लार्जेस्ट सिटी क्लूज नपोका, और देर रात को फ्लाइट लेके पहुंचने वाले हैं रोमानिया की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी बुखारेस्ट में। और इससे पहले कि हम इस शहर को या इसके ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करना शुरू करें, पहले बात कर लेते हैं रोमानिया के बारे में। तो दरअसल रोमानिया शब्द का मतलब है द लैंड ऑफ द रोमन्स। हालांकि रोमन से पहले यहाँ के एंशिएंट लोग, जिन्हें दाशियंस कहा जाता था, दाशियन लोग यहाँ पे रहते थे रोमानिया में, और रोमन्स उसके बाद में आए थे। लेकिन आपको हर जगह रोमन्स का इन्फ्लुएंस, उनके कासल्स, उनका कल्चर, उनकी मिथ्स या स्टोरीज का इन्फ्लुएंस रोमानिया देश में देखने को मिलेगा। और रोमानिया देश की अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इट इज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट यूरोप। हालांकि जब भी लोग ईस्टर्न यूरोप की बात करेंगे तो आपको रोमानिया देश का नाम सुनने को जरूर मिलेगा। और रोमानिया अपनी बॉर्डर्स शेयर करता है यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, मोल्दोवा और बुल्गारिया के साथ। वहीं इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है ब्लैक सी। रोमानिया देश के एरिया की बात करें तो वो है लगभग 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम पहले जिन देशों में घूमने गए हैं उनसे कंपेयर करें तो घाना, यूके या युगांडा देशों के एरिया से ये थोड़ा सा कम है, लेकिन एशिया के लाओ देश से थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम इंडियन स्टेट से कंपेयर करें तो अपनी उत्तर प्रदेश स्टेट जितना आप इधर का एरिया कह सकते हो, या फिर यूएस की स्टेट मिशिगन जितना। इस देश की पॉपुलेशन हर साल घटने लग रही है, यानी कि डिक्लाइन पे है, और आप इनकी पॉपुलेशन 2 करोड़ से थोड़ी सी कम मान सकते हो, यानी कि इंडिया में दिल्ली या हरियाणा से भी कम। अब हालांकि रोमानिया देश काफी शहरों या प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, लेकिन मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूं। रोमानिया देश काफी टाइम तक 3 टेरिटरीज में डिवाइडेड था, मोल्दाविया, वलाकिया और ट्रांसिल्वेनिया, जिधर हम फिलहाल है। और जो वलाकिया या मोल्दाविया रीजन्स है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ऑटोमन एम्पायर से, यानी कि टर्क से, क्योंकि उन रीजन्स में उनका एम्पायर हुआ करता था। और ये जो रीजन है ट्रांसिल्वेनिया, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से, क्योंकि ट्रांसिल्वेनिया पहले हंगरी का पार्ट होता था, किंगडम ऑफ हंगरी का पार्ट होता था, और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर यहाँ पे हुआ करता था। तो इसलिए आप मेरे पीछे जितना भी आर्किटेक्चर देख रहे हो, या ये जो स्टैचूज देख रहे हो, या ये बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये सभी हंगेरियन लीडर्स की है। अब ये जो आप स्टैचू देख पा रहे हो मैथियस कॉर्विनस का, ये एक्चुअली में किंगडम ऑफ हंगरी के दौरान के एक महान राजा है, और इनका घर भी आपको इधर क्लूज नपोका के ओल्ड टाउन में देखने को मिलेगा, जो अभी तक प्रिजर्व्ड है। जैसा मैंने बताया, ये जो रीजन है क्लूज नपोका पड़ता है ट्रांसिल्वेनिया में, और ट्रांसिल्वेनिया किंगडम ऑफ हंगरी का पार्ट था, यानी कि जो हंगरी देश है उसका पार्ट हुआ करता था। इसलिए ये जो राजा ये रोमानियन नहीं थे, ये हंगेरियन थे। पहले किंगडम ऑफ हंगरी होता था, यानी कि हंगरी अलग था, फिर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बना जब ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर एक पॉलिटिकल यूनियन बना ली। और वर्ल्ड वॉर 1 तक क्लूज नपोका या ट्रांसिल्वेनिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का पार्ट था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में
वो एम्पायर हार गया और ट्रांसिल्वेनिया रीजन को सौंप दिया जाता है रोमेनिया देश को। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आई थिंक 1940s में रोमेनिया से इसे वापस हंगरी में मिला दिया जाता है। लेकिन वापस हंगरी में मिला देने के बाद काफी टेंशन रहती है और 1945 में इस रीजन को फिर फाइनली फॉर द लास्ट टाइम रोमेनिया में सौंप दिया जाता है और इधर कम्युनिज्म का पीरियड चलता है। और उस दौरान ही 1948 में ट्रांसिल्वेनिया कम्युनिस्ट रोमेनिया का पार्ट बन जाता है। और जब तक 1989 में कम्युनिज्म के खिलाफ रेवोल्यूशन नहीं होता, ये देश एक कम्युनिस्ट कंट्री रहती है। इस देश में सख्त कम्युनिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन 1989 में 42 सालों से चल रहे इस कम्युनिस्ट रूल का रोमेनिया देश में खात्मा होता है और ये मॉडर्न डे रोमेनिया फॉर्म होता है, जो आज के दिन जाना जाता है अपनी मल्टीकल्चरल हेरिटेज के लिए। तरह तरह के यहाँ पे एम्पायर्स आए, राजा आए, किंगडम्स आए, कभी दाशियंस, कभी रोमन्स, कभी हंगेरियन, कभी ऑटोमन, और आज के दिन मॉडर्न डे रोमेनिया। ये देखो बाकी कितना गॉथिक सा आर्किटेक्चर है इसका कैथेड्रल का, और चारों तरफ इसके आसपास कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स, ऐसी तरह तरह की दुकानें हैं जिधर लोग कुछ ना कुछ सामान बेच रहे हैं। ट्रेडिशनल रोमेनियन कपड़े, बैग्स, पर्स, कोई चीज़ की दुकान, कोई शहद की दुकान, इनके सोवेनियर्स, एक्सेसरीज रोमेनियन ट्रेडिशंस के हिसाब से। उस तरफ कैफ़ेज है जिधर लोग बैठ के खाना खा रहे हैं तरह तरह के। इनमें से कुछ में मैं गया भी था। और साथ ही में नज़ारा है इस कैथेड्रल का, जो कि पूरे ट्रांसिल्वेनिया का सेकंड बिगेस्ट कैथेड्रल है। चारों तरफ आपको लोग बाग घूमते हुए दिखेंगे, यहाँ पे आए हुए या तो टूरिस्ट या इधर के स्टूडेंट्स, तरह तरह के शहरों से, तरह तरह के देशों से आए हुए। ये एक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल है और रोमेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कंट्री भी रोमेनिया को माना जाता है। ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन यहाँ की क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है और मोस्टली लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ही है। इनफैक्ट दुनिया की सबसे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री भी रोमेनिया को ही माना जाता है। अराउंड 81% के करीब यहाँ के लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है। मोल्दोवा देश में भी सिमिलर नंबर्स है, पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है तो वो इधर की ही है, रोमेनिया की। बाकी बचे हुए लोग यहाँ पे या तो प्रोटेस्टेंट्स है या रोमन कैथोलिक्स है। एक बहुत छोटी कम्युनिटी ज्यूइश लोगों की भी है। लेकिन बाकी जो आप पैटर्न देखोगे दुनिया भर में, अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री है ज़्यादातर आपको रोमन कैथोलिक्स ही देखने को मिलेंगे, लेकिन रोमेनिया मोस्टली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की है। अब चर्च से अपन चलते हैं ओल्ड टाउन के सामने वाली सड़क पे, वो जो आप देख रहे हो रोड पार करके। बहुत देर में एक तो यहाँ पे ना रोड पे क्रॉसिंग्स होती है, बहुत वेट करना पड़ता है। स्ट्राडा मैथी कॉर्विन यानी कि मैथियास कॉर्विन के नाम पे सड़क का नाम है। ऑल दो आप ऊपर खूब सारे बल्ब्स देख पा रहे होगे, खूब सारी लाइट्स, इसलिए इसको स्ट्राडा ल्यूमिनी भी बोलते हैं शायद रोमेनियन में, यानी कि स्ट्रीट ऑफ लाइट्स। रात को सारे बल्ब्स जल रहे होते हैं और काफ़ी सुंदर लगती है सड़क ये पूरी बल्ब्स की लाइट्स के साथ। इनकी ट्रैम्स है, बसेज है खूब सारी, ये देखो जुड़ी हुई है। बहुत कम देशों में ऐसी बसेज होती है जो मतलब जुड़ी हुई हो, 2 कंपार्टमेंट्स। चलो पार करते हैं। ये देखो ऊपर सड़क पे बल्ब्स देख पा रहे हो आप, खूब सारे। रात को मस्त लगते हैं जब ये जल जाते हैं। ये है सड़क, दोनों तरफ इसके कुछ कैफेज और बार्स है। 1-2 पिज़्ज़ा वगैरह की दुकान है, एक आधी ग्रीक फूड की भी थी शायद। ये इटालियन है मेरे ख्याल से। हाँ, ऊपर खूब सारे बल्ब्स। और यही सामने जो आप सफ़ेद घर देख रहे हो, यही सफ़ेद घर है मैथियास कॉर्विनस हाउस, यानी कि जो राजा थे इधर के ट्रांसिल्वेनिया के, हंगरी के एक्चुअली, उनका घर। शायद से सबसे पुरानी बिल्डिंग भी है पूरे क्लूज नपोका की। ये देखो है ओल्ड टाउन की इनकी सड़कें, ऐसे ऐसे कैफ़ेज दोनों तरफ देखने को मिलते हैं, मज़ेदार। ओल्ड टाउन के बीचों बीच है मकान जिधर अब रोमेनिया के और यूरोपियन यूनियन के झंडे लगे हुए हैं। साल 2007 में यूरोपियन यूनियन ने रोमेनिया को एक्सेप्ट कर लिया था और इसी साल 2025 को 1 जनवरी को ये शेंगन टेरिटरी का भी पार्ट बन गया था रोमेनिया। इसलिए शेंगन टेरिटरी में या शेंगन रीजन्स में, जो कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिधर आप वीज़ा फ्री या बिना वीज़ा और पेपर वर्क और पासपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ के ईजिली ट्रैवल कर सकते हो,
उनमें से एक अब रोमेनिया भी बन चुका है और मैं रोमेनिया देश में अपने शेंगन वीज़ा पे ही आया हूँ। गर्मियों में खासकर मैंने सुना है कि ये सड़कें भर जाती है वीकेंड्स पे। दिन का समय अभी जितने भी बच्चे यहाँ पे वो पास में क्लास लगाने लग रहे हैं। इनफैक्ट जो यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी पॉपुलर है, क्लूज नपोका की, यहाँ की एक मेडिसिन यूनिवर्सिटी भी है काफ़ी मशहूर। वो कॉलेजेस भी, वो यूनिवर्सिटीज़ भी इधर ओल्ड टाउन में ही है। इन्हीं गलियों में भटकते हुए इनकी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, यूनिवर्सिटी का कैंपस आ जाएगा। ये देखो, ये जगह काफ़ी बिजी हो जाती है शाम को। इधर इनका एक कैफ़ेज़ है, शायद इधर अंदर घुस के बेसमेंट में कोई क्लब भी है। और इन्हीं सड़कों में आपको कैफ़ेज़ दिख जाएंगे, इन्हीं सड़कों पे आपको पुराना आर्किटेक्चर, हिस्ट्री देखने को मिलेगी और इन्हीं सड़कों पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ दिख जाएंगे। सड़क पे चलते चलते ही एक ये स्टैचू दिखा और साथ में इनका नेशनल म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री, इन्हीं ओल्ड टाउन की सड़कों पे। तो काफ़ी खूबसूरत है, मन लगा रहता है, इधर भटकते रहो, चलते रहो, हर गली के कोने पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिख जाती है। और कुछ नहीं दिखता तो कोई बार तो दिख ही जाता है या फिर लोग इंजॉय करते हुए। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस देश की एथनिसिटी, इधर के लोगों के बारे में। यहाँ पे मेजॉरिटी लोग रोमेनिया देश में रोमेनियंस ही है। लगभग 89-90% लोग रोमेनियंस है, यहीं के निवासी, वो अपनी रोमेनियन भाषा बोलते हैं। तकरीबन 6% लोग यहाँ पे हंगेरियन है, यानी कि हंगरी के। इनफैक्ट पहले दिन जब मैं यहाँ सुबह सुबह बस स्टैंड पे पहुंचा था तो जो मुझे लड़का मिला था ह्यूबा, वो भी हंगेरियन ही था। और जो रोमानी लोग हैं, यानी कि जिप्सी लोग या रोमा लोग, वो अपनी जिप्सी या रोमा भाषा बोलते हैं। ट्रांसिल्वेनिया रीजन में इतने रोमा लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और 1-आधा% जो बाकी लोग बचे वो या तो यूक्रेनियंस या जर्मन्स या फिर बहुत थोड़े लोग बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं। तो इतना ज़्यादा आपको कॉस्मोपॉलिटन माहौल रोमेनिया देश में देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली लोग यहाँ के रोमेनियंस ही दिखेंगे। ये दरअसल लॉकर है जिधर मैंने अपना बैग रख रखा था। फोन में बैटरी खत्म हो गई थी तो लॉकर में आया, वापस मैंने चार्जर निकाल के बैग चार्ज करा। उधर ऊपर मेरा एयरबीएनबी था, सेकंड फ्लोर पे, जिधर से मैंने चेकआउट करा है, बिल्कुल उधर से ही। भीड़ सी लगने लगी और बूंदाबांदी भी शुरू होगी। सामने बाकी जिम है मेरा, स्टे फिट जिम, और ये इनका सेंट्रल मॉल या कुछ है। क्लूज तो चलो फिर भी इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग कोनों से आए हुए लोग आपको यहाँ दिख जाएंगे। इनफैक्ट इनकी जो कैपिटल या लार्जेस्ट सिटी है बुखारेस्ट, उधर भी, या फिर जो इनकी बड़ी सिटीज है बाकी उनकी बात करें तो जैसे कि याश हुआ या फिर ब्राशोव हुआ, कॉन्स्टेंटा हुआ जो ईस्ट कोस्ट पे है बिल्कुल, तिमिसोरा हुआ, ये बड़े शहर इधर फिर भी आपको थोड़े बाहर के लोग दिख जाएंगे। पर एक्चुअल जो रोमेनिया है ना, अगर आप इनके छोटे शहरों में, छोटे गाँवों में जाओगे, वहाँ आपको सिर्फ रोमेनियन लोग ही देखने को मिलेंगे। और असली रोमेनिया एक्चुअली में है भी वो। और उधर जाने के लिए मैं दोबारा आऊंगा रोमेनिया। इस बारी मेरे को काफ़ी जगह जाना था, काफ़ी चीज़ें देखनी थी इस देश में जो मैं अब की बारी शायद ना देख पाऊँ, और वो देखने के लिए मैं दोबारा आऊँगा इस देश में। और इनफैक्ट रोमेनियन भाषा की भी एक बात बतानी मैं आप लोगों को भूल गया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि हालांकि आप देखोगे कि इसके आस पड़ोस के जितने भी देश है रोमेनिया के, वो स्लाविक कंट्रीज है सारी, यानी कि स्लाविक भाषाएं उधर बोली जाती है। जैसे कि इवन यूक्रेन हो गया, बुल्गारिया हो गया, क्रोएशिया, पोलैंड, चेक, रशिया, बेलारूस, आसपास के इसके जितने भी देश है सारी स्लाविक कंट्रीज है मोस्टली। लेकिन रोमेनियन जो लैंग्वेज है वो एक्चुअली में एक लैटिन लैंग्वेज है, यानी कि इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच से ज्यादा नजदीक है, जबकि ज्योग्राफिकली ईस्टर्न यूरोप में पड़ती है। तो इनकी भाषा स्लाविक की बजाय एक लैटिन लैंग्वेज है। और मतलब थोड़ा बहुत स्लाविक इन्फ्लुएंस जरूर है, लेकिन सिर्फ 15% के करीब इनकी लैंग्वेज रोमेनियन स्लाविक है, मतलब स्लाविक वर्ड्स है 15% के करीब, बाकी लैटिन ही है मोस्टली। नज़ारे देखो भाई, सड़क पे चलते चलते ऐसा आर्किटेक्चर दिखता है, ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, मजा आ जाता है चारों तरफ। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था, स्टेफान आए और मेरे से मिले। स्टेफान क्लूज नपोका में रहते और मैं इनके एयरबीएनबी में रुका था। कल इनके साथ मैंने 3 घंटे, वी टॉक्ड फॉर 3 hours yesterday after I checked out. He's an amazing guy, amazing host, and I loved their property. Anybody who's planning to come to Cluj-Napoca, I would highly recommend their property, which is listed on booking.com. Stefan, thank you so much for the amazing hospitality. I loved meeting you. और ये मेरे को भी बोले कि आप हमारे साथ चलो। स्टेफान से मेरी दोस्ती हो गई थी, कल हमने 3-4 घंटे बैठ के बातें करी है। तो बोला कि मैं अपनी वाइफ के पेरेंट्स के घर जा रहा हूँ अपनी बेटी को लेके, हमारे साथ चलो ऊपर तक, वहाँ से बढ़िया नज़ारा है। ये देखो नहर बह रही है शहर के बीचों बीच से, कितनी खूबसूरत लग रही है। बाकी स्टेफान मेरे को बोल रहे हैं कि घर पे चलो हमारे। मैंने कहा कि टाइम की कमी है और मेरे को फिल्म भी करना है, इसलिए हम रोड क्रॉस करके ऊपर होटल बेल्वेडेर है, उधर से नज़ारा मस्त है, उधर तक जा रहे हैं। आज मौसम उतना मस्त नहीं है कल जितना, कल सनी था पूरा वेदर। और इधर से हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने लग रहे हैं, इधर से नज़ारे मस्त होते जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, क्लूज शहर का नज़ारा दिखेगा अपने को। दोस्तों उधर है होटल बेल्वेडेर, और इधर से नज़ारा देख के चौंक जाओगे। देखो भाई क्या शानदार खूबसूरत नज़ारा है क्लूज नपोका शहर का।
ये देखो ब्यूटीफुल भाई, नीचे वो नहर बह रही है, सामने शहर का नज़ारा, घरों की छतें देख सकते हो आप। आज इतना सनी नहीं है वेदर, पर फिर भी क्लियर दिख रहा है। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हुई है, बूंदाबांदी हल्की सी हो रही है। वो देखो वो ओल्ड टाउन दिख रहा है, ज़्यादा दूर नहीं हम शहर से, सिर्फ 10 मिनट की वॉक दूर है। वो देखो सेंट माइकल्स चर्च, जिधर से हमने वीडियो की शुरुआत करी थी, यानी कि यूनियन स्क्वायर, बिल्कुल वहाँ पे। भाई क्या शानदार हॉस्पिटेबल लोग होते हैं रोमेनियंस यार। ये जो मेरे होस्ट थे, मैं इनके एयरबीएनबी में रुका हुआ था, और जब मैंने चेकआउट करा उसके बाद मैंने इनसे 3-4 घंटे बैठ के बातें करी है। अब इन्होंने मेरे को सड़क पे स्पॉट कर लिया और मेरे को बोले कि आ जाओ घुमा के लाते हैं, मेरी वाइफ के घर चलो। अपनी बच्ची को लेके आए थे स्पेनिश क्लास से, और अपनी वाइफ के पेरेंट्स के घर जा रहे थे, तो इधर मेरे को ऊपर ले गए, इधर से नज़ारा दिखाया, और मतलब बड़ा धक्का भी कर रहे थे कि हमारे साथ घर पे चलो। पर मेरी अभी मीटिंग है एक ऑनलाइन, मुझे वो लेनी है, तो आसपास कोई जगह तलाश के उधर बैठ के वो एक बार मीटिंग अटेंड करनी थी, तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। पर उनके साथ ऊपर कुछ देर वक्त बिताया और बातें करी, बड़ा मज़ा आया। मतलब रोमेनियन लोग मेरी जिनसे भी इंटरेक्शन हुई अभी तक काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया लोग हैं। और एक और चीज़, जैसा अभी मैं एथनिसिटीज़ की बात कर रहा था, लोगों की भी बात कर रहा था कि इधर के लोगों को रोमेनियन कहा जाता है, तो हाँ, इधर के लोगों को आपको एड्रेस करना हो तो रोमेनियन बोलना, रोमा या रोमानी मत बोलना। अक्सर क्या होता है कि रोमेनियन लोगों को लोग रोमा बोल देते हैं, रोमानी बोल देते हैं, पर उस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि रोमा और रोमानी जिप्सी लोगों को कहा जाता है, और हालांकि जिप्सी लोग रोमानिया की सिर्फ 3-4 पॉपुलेशन मेकअप करते हैं, लेकिन काफ़ी बदनाम से है जिप्सी लोग वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आमतौर पे काफ़ी गरीब होते हैं, क्राइम्स में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह की आप खबरें पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी उनकी कम्युनिटी का नाम आपको देखने को मिलेगा। पर एट द सेम टाइम वही बात है, मैं स्टीरियोटाइप नहीं करना चाह रहा, पर जनरली लोगों का नोशन यही होता है, और अपने आप को ये लोग जिप्सी, रोमानी, रोमा कहलवाना पसंद नहीं करते। इन्हें अगर आपको बोलना है तो रोमेनियन ही बोलना, गलती से भी रोमेनिया के इंसान को रोमा या रोमानी मत बोल दें। वापस शहर की तरफ जाने लग रहे हैं, और सच बताऊं तो ज़्यादा कुछ देखने का, घूमने का, ऐसे वीडियो के थ्रू दिखाने का है नहीं, क्योंकि मोस्टली आपको इनका ये गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर दिखेगा, ये पुरानी नई बिल्डिंग्स। बाकी अब रोमेनिया यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है, शेंगन टेरिटरी का भी पार्ट है, लेकिन अभी भी रोमेनिया यूरोजोन का पार्ट नहीं है। यूरोजोन मतलब कि यूरोप की वो कंट्रीज जिधर यूरोज यूज होते हो एज करेंसी। रोमेनिया की करेंसी है रोमेनियन लियो, और एक रोमेनियन लियो में अपने भारतीय 20 रुपए से ज्यादा होते हैं, और एक US डॉलर में इनके शायद 4.4 ले होते हैं। अगर सिंगल है तो लियो और प्लूरल है तो ले बोलते हैं उसे। लेकिन मुझे अभी तक भी लोकल करेंसी निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ी है, हर जगह कार्ड्स चलने लग रहे हैं, और कोई ऐसी परेशानी ही नहीं आई इतने दिनों तक। ट्रैम रुकी हुई है सड़क पे, पता ही नहीं लगता भाई, सेम से नज़ारे हर जगह। ये ट्रैम दिखेगी, खूब सारे बच्चे दिखेंगे, कभी बारिश हो जाएगी, कभी वेदर सनी हो जाएगा। कल काफ़ी अच्छा था वेदर, आज उतना ज़बरदस्त नहीं है। बाकी जितना मुझे इधर घूरते हैं ना रोमेनिया में लोग सड़क पे चलते हुए, इतना किसी भी यूरोपियन कंट्री में नहीं देखा मैंने, नहीं नोटिस करा। बहुत घूरते हैं भाई, खास करके बड़ी उम्र के लोग। जब मैं सड़क पे गुजर रहा हूँ साथ से, ऐसे देखेंगे, इनफैक्ट यंग लोग भी। और कल की बात है, मैं शाम को सेंटर के पास घूमने लग रहा था, एक रोमेनियन आदमी थे, आगे मेरे पास बोल रहे कि भाई आर यू फ्रॉम इंडिया? मैं बोला हाँ। बोल रहे कि भाई तुम इतने लंबे कैसे हो? तो ऐसे घूरते हुए चलते हैं। अभी वीडियो बनाते बनाते जैसे ही फ़ोन नीचे करा, यहाँ से भी 2 लगातार बड़ी उम्र के अंकल, एक लेडी थी, बड़ी उम्र के इंसान यहाँ से गए, ऐसे देखते हुए स्माइल पास कर रहे थे, लेकिन मैंने भी स्माइल पास कर दी दोनों को, पता नहीं। और रेड लाइट वगैरह पे रोड क्रॉस करता हूँ, जवान बड़े सारी, क्योंकि शायद आदत नहीं होगी बाहर की इतने लोग देखने की, स्पेशली इंडियंस की, बहुत देखते हैं यहाँ पे लोग। अब हालांकि क्लूज नपोका रोमेनिया की 2nd लार्जेस्ट सिटी तो है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन सिटी की पता है कितनी है? 3 लाख से भी कम, लगभग 2.25 लाख पॉपुलेशन है सिर्फ, और 2nd लार्जेस्ट सिटी है इस देश की। लार्जेस्ट सिटी है बुखारेस्ट, जिसकी पॉपुलेशन शायद 17 लाख के करीब होएगी। और सड़क पे चलते चलते मतलब यार ये खूबसूरत बिल्डिंग्स दिखती है, मज़ा आता रहता है, रंग बिरंगी सी, क्या खूबसूरत इनका आर्किटेक्चर है। ये देखो सड़क पे ऐसे चलते रहो, ऐसे नज़ारे। बाइक्स की लेन है ये इधर वाली, वापस पीछे चल के आपको दिखाता हूँ। इधर क्या है, यूरोपियन यूनियन का हर जगह आपको झंडा लगा दिखेगा, बस इस पे भी, सड़कों पे भी। और इधर खूब सारे आपको कैफ़ेज़ वगैरह देखने को मिलेंगे, तरह तरह के खाने, क्यूजीन्स और कॉफ़ी शॉप्स। क्लूज नपोका शहर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये जो शहर है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंट है बुडापेस्ट हंगरी में जो शहर है,
और बुखारेस्ट जो यहाँ की कैपिटल है, और बेलग्रेड जो कि सर्बिया में। इन 3 बड़े शहरों के बिल्कुल बीच में पड़ता है क्लूज नपोका। ऑलमोस्ट बराबर डिस्टेंस है, कहीं से भी आप आओ। ये देखो हल्की हल्की बूंद हो रही है और खिल गई वैसे तो सड़क, चाहे धूप ना हो, पर देखो कितनी खूबसूरत लग रही है सड़क। राइट साइड के नज़ारे देखो, बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर के वाइब्रेंसी देखो, लोग देखो। कुछ लोग छाते के साथ घूम रहे हैं, कुछ बिना छाते के। मेरे पास भी छाता है पर निकालना नहीं जान करके, ताकि एक हाथ ऑक्यूपाई ना हो जाए, खाली रहे। बीच में एक ये झरना सा है, उस तरफ रोड, और यही खूबसूरत नज़ारे। और इन्हीं नज़ारों के बीच में आउट ऑफ नोवेयर आपको कोई ना कोई स्टैचू दिख जाएगा। अब अपन इधर से राइट जाएंगे तो यूनिवर्सिटी आ जाएगी, कॉलेजेस आ जाएंगे, और यही नज़ारे दिखेंगे। पूरी स्ट्रीट ही है आगे तक ऐसी ही है। मतलब इस बाइक लेन में साइकिल चलाने में भी कितने मज़े आए ना। रोड क्रॉस करते हैं फाइनली, उस तरफ जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इसके पीछे है शायद। मेरे आसपास अभी सारी तरह तरह की फैकल्टीज़ है और कॉलेजेस है। इधर के स्ट्राडा इमानुएल दे मार्टोने। ये राइट में क्या है? ये तो मशहूर यूनिवर्सिटी इधर की, बाबेश बोलियाई यूनिवर्सिटी। ये उसकी बिल्डिंग है। और सामने सड़क, रात के समय वीकडेज पे ये सड़क एकदम सुनसान शांत होती है। यहाँ पे कोई नहीं दिखता, बल्कि आज दिन के समय भी देख लो, फ्राइडे है, कोई शोर नहीं है। मुश्किल से ही कोई लोग है, शायद क्लासेस ख़त्म हो गई होंगी अब। बीच बीच में बस कुछ स्टूडेंट्स दिखेंगे। गाड़ियाँ यहाँ पे है नहीं सड़क पे, तो एकदम शांति है। वाह यार, क्या मस्त कैंपस है ना। कोई ऐसे डिफाइंड वो नहीं है बाउंड्री की भी ये यूनिवर्सिटी कैंपस है। यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं और यही पूरा एरिया, बस यहाँ पे इनकी एकेडमिक बिल्डिंग्स है। क्या सुंदर है यार, कॉलेज आने का मन करे ना, इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स हो। तो ये पूरी सड़क ऐसी आगे तक, आगे जाके बाबा नोवाक का एक स्टैचू है इस रोड के एंड पे, लेफ्ट पे। बाकी ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये शायद पूरे रोमानिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस भी ऑब्वियसली। और मल्टीलिंगुअल है, अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पे कोर्सेज है। जर्मन में, हंगेरियन में, रोमेनियन में तो ऑब्वियसली है ही, जो कि मतलब इसकी मैंने बताया मल्टीकल्चरल हेरिटेज हिस्ट्री को दर्शाता है। ट्रांसिल्वेनिया रीजन की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है यार ये एरिया ना, ट्रांसिल्वेनिया। मस्त लगा मेरे को बहुत। और मानना भी जाता है कि बाकी जो रोमेनिया है उससे थोड़ा सा ये बेहतर है बाकी रीजन से। यूनिवर्सिटी को पार करते ही एक स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर से अगर हम उधर जाएंगे तो वापस इनका यूनियन स्क्वायर यानी कि मेन ओल्ड टाउन वाला स्क्वायर आ जाएगा, जिधर हम सुबह से भटकने लग रहे हैं। तो ले देके कहीं भी गुजरो, वहीं पे आप स्क्वायर के आसपास ही रहोगे। सारी चीज़ें नज़दीक ही है। पॉपुलेशन इतनी कोई है नहीं, इतना बड़ा शहर है नहीं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स ही है, जैसा आपने देखा। चल के कुछ खाने का तलाशते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। मैं मीटिंग लेता हूँ, रात को अपने को फ़्लाइट भी लेनी है। इस सड़क पे दिखा रहा है कोई खाने की हेल्दी जगह, लग तो सही रहा है ये आ गया खाना अपना 60 ले का, मतलब 60 ले का 61 का सिर्फ ये है। ये चिकन है, इसमें साथ में है रोस्टेड आलू और साथ में स्पार्कलिंग वाटर पानी। 60-61 का ये 1200-1300 का ये है, पानी अलग से होगा। कोई इतना महंगा भी नहीं है, मतलब वेस्टर्न यूरोप से कंपेयर करें तो। दोस्तों वक्त हो गए शाम के 7:30। उस कैफ़े में अपन गार्लिक जो भी उसका नाम था 4:30 बजे गए थे। बिल आया मेरा 94 ले का शायद, अपने भारतीय ऑलमोस्ट 2000 रुपये कटे मेरे कार्ड से।
और अभी से 3.5 घंटे बाद यानी कि रात के 11 बजे मेरी फ़्लाइट है क्लूज नपोका के एयरपोर्ट से बुखारेस्ट के। और आज मैंने इसलिए कोई अकोमोडेशन बुक नहीं कराई थी क्लूज में, क्योंकि मुझे पता था कि फिल्मिंग में ही पूरा दिन निकल जाएगा और लगेज स्टोरेज में ही मैंने अपने बैग छोड़ दिए थे। चल के अपने बैग उठाते या फिर आसपास किसी और कैफ़े में चल के थोड़ी और देर बैठ जाते हैं, क्योंकि फ़्लाइट में भी 3.5 घंटे है और अपन अभी से 1 घंटे बाद एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं। पास में बाकी वही इनका पियाज़ा उनीरी यानी कि यूनियन स्क्वायर है, जिधर आपको गानों की आवाज़ आने लग रही होगी। हर रोज़ शाम को यहाँ पे एक स्टेज सी लगती है, बच्चे गाने गाते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल होता है। कल भी मैं आया था, उसके सामने से अपन गुजरेंगे और कोई और कैफ़े तलाशते हैं जिधर जाके अपन थोड़ी और देर टाइम पास कर सके। बाकी बीच में बारिश हुई थी काफ़ी तेज़ जब मैं कैफ़े में बैठा था और इसी वजह से ठंड हो गई काफ़ी। शाम के 7:30 हो गए तो ये दुकानें भी मोस्टली बंद सी लग रही है, शायद खुली भी हो, नहीं खुली अभी तो। फ्राइडे का दिन है, आज बच्चे बढ़िया वीकेंड मनाएंगे। कल पता नहीं इनकी क्लासेस मेरे ख्याल से तो नहीं होंगी शायद, तो आज रात को इधर के कैफ़ेज़ और क्लब्स काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। कोई भीड़ भी नहीं दिख रही इधर बच्चों की। अच्छा उधर स्टेज के पास फिर भी कुछ लोग हैं। ये शाम के नज़ारे यहाँ पे, दिन के आपने देख ही लिए। थोड़े बहुत जो भी टूरिस्ट आए होते हैं इधर ही घूमते दिखेंगे आपको। अभी गाना ख़त्म करा है, अगला स्टार्ट करेंगे।